हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीसी सर। आज मैं आपको वॉइस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स फॉर टेंस। रूल्स फॉर टेंस में आप लोग को उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और एक ख़ास बात, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल के लोगों को क्लिक करके वीडियो के सेक्शन में जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बात करते हैं। कल रूल्स ऑफ टेंस चले थे, पिछले वीडियो में रूल्स ऑफ टेंस चले थे। आज देखिए रूल्स ऑफ टेंस के कुछ और नियम मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखें। कल मैंने बताया था टेंस के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। जैसे आई एम ईटिंग माई फूड। आई एम ईटिंग माई फूड। ये देखिए एक सेंटेंस आया, ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस पहले पता कीजिए कि एक्टिव का है कि पैसिव का है। तो इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये क्या है? एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस देखने के बाद चलिए देखते हैं हम इस सेंटेंस के बारे में। ये एक्टिव वॉइस का लाइन है, पहले इसको हम पता करते हैं कि किस टेंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ है। एम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। अब जब एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाए जाते हैं, बट उससे पहले बीइंग जोड़ दिया जाता है। तो कल मैंने बताया था जैसे कि ऑब्जेक्ट को आप पहले उठाकर आगे ले आओ, सब्जेक्ट बना दो पैसिव में। तो ऑब्जेक्ट मेरा माई फूड लिख लिए। इसके बाद माई फूड के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे उसी टेंस का, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पे माई फूड है, उसके अकॉर्डिंग हम इज़ यूज़ कर लिए। इज़ यूज़ कर लेने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेने के बाद हम आगे टेंस को बदलते हैं तो ये बन जाता है बीइंग। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी एक्टिव का लाइन आ जाए तो उसको हम बीइंग लगा करके ही बनाते हैं। आगे है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको हम बदल देते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईट का होता है ईटेन। नेक्स्ट होता है ईटेन। जब हम मेन वर्ब यूज़ कर लिए थर्ड फॉर्म तो हम एक प्रेपोजिशन देते हैं, साधारणतः प्रेपोजिशन बाई दिया करते हैं। आगे मैं बताऊंगा और प्रेपोजिशनों के बारे में। इसके बाद देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आई है। आई जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो यह बन जाएगा मी। ये मैंने एक एग्जाम्पल्स बताया आपको टेंस से रिलेटेड। आगे हम चलते हैं रूल नंबर 4 पे। कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने रूल नंबर 3 पढ़ाया था। अब आगे चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 हमारा होगा रूल्स फॉर प्रेपोजिशन। रूल्स फॉर प्रेपोजिशन। रूल्स फॉर प्रेपोजिशन में हम सीखेंगे, देखिए एक्टिव वॉइस से जब हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हम चार प्रेपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रेपोजिशन अभी तक जो यूज़ किए हैं वो बाई ही यूज़ किए हैं। बाई के साथ साथ हम प्रेपोजिशन एट भी यूज़ कर सकते हैं, विथ भी यूज़ कर सकते हैं, टू भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्रेपोजिशन भी यूज़ होते हैं, लेकिन इनका यूज़ होने के लिए एक खास नियम होते हैं। कुछ बहुत कम ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वर्ब होते हैं जिनके साथ बाई प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है। पहले हम बाई प्रेपोजिशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद आगे पढ़ेंगे एट, विथ और टू कि बाई के प्लेस पे कब एट यूज़ हो सकता है, कब विथ यूज़ हो सकता है, कब टू यूज़ हो सकता है। तो ये सिर्फ कुछ खास वर्ब के साथ ही यूज़ हो सकते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं प्रेपोजिशन के बारे में। तो लिखेंगे, और प्रेपोजिशन का जो प्लेसमेंट है वो भी मैं आपको यहीं पे बता दूंगा कि इन पैसिव वॉइस यानी पैसिव वॉइस में आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म, इन एक्टिव वॉइस आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म वी यूज सिंपली अ preposition by।
लिखा है इन पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद वी यूज हम प्रयोग करते हैं सिंपली साधारणतः ए प्रेपोजिशन, यानी एक प्रेपोजिशन, वो भी क्या, बाई। अभी मैंने बताया था कि यह बाई के प्लेस पे एट, विथ और टू का भी यूज किया जा सकता है, बट ये एक विशेष परिस्थिति में यूज होते हैं, जब चुनिंदे कुछ खास वर्ब आते हैं उन्हीं के साथ इनका यूज किया जाता है। ऐसे साधारणतः बाई यूज होते हैं। अभी सिंपली आप बाई का यूज कीजिए, जब बाई का यूज हम सीख जाएंगे तो हम एट, विथ और टू का एक एक करके यूज बताएंगे। जल्दी जल्दी नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं इस पे। सी ड्रिंक्स वाटर, सी ड्रिंक्स वाटर। यहाँ देखिए सेंटेंस में लिखा है सी ड्रिंक्स वाटर, सी सब्जेक्ट है, ड्रिंक्स वर्ब है और वाटर ऑब्जेक्ट है। अब इसको हम पैसिव बनाने चलते हैं। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो पैसिव में एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, तो वाटर को हम बना लेते हैं सब्जेक्ट पैसिव का, ये हो गया वाटर। अब यहाँ पे देखिए वर्ब, देखिए पहचानिए टेंस कौन सा है। तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगे हैं। जब यस या ईएस लगे होते हैं तो सिंपल प्रेजेंट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आते हैं एक्टिव में तो पैसिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदल दिया जाता है। तो वाटर जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाटर के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज यूज कर सकते हैं। देखिए वो ये भी यूज हो गया, यानी हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया। अब मेन वर्ब यहाँ पे देखिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है या एस या ईएस फॉर्म है, तो हम इसको बदलेंगे पैसिव में, तो यह हमेशा किस में चला जाएगा, वर्ब थर्ड में। तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म यूज हो गया, तो इसमें लिखा है इन पैसिव वॉइस, यानी ये पैसिव वॉइस बन रही है। तो ये पैसिव वॉइस में आफ्टर वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म के बाद वी यूज सिंपली अ प्रेपोजिशन बाई, यानी हम साधारणतः एक प्रेपोजिशन बाई का यूज करते हैं। तो देखिए वर्ब थर्ड लिख लिए, अब हम लगा लेते हैं बाई। बाई लगा लेने के बाद अब यहाँ पे बचा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट सी है तो इधर आएगा तो ये हर हो जाएगा। ये हम लोगों ने देख लिया एक एग्जाम्पल्स। आगे चलते हैं रूल्स पे। नेक्स्ट रूल्स होगा रूल्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसी को हमने बोला था इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलो या इंडेफिनिट प्रोनाउन बोलो। तो देखिए कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो एक्टिव में तो सब्जेक्ट के जगह पे लिखे जाते हैं, बट पैसिव में जब उनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उनको लिखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अज्ञात होते हैं। जैसे देखिएगा एक सेंटेंस लिखा है पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर। ऑल ओवर, ऑल ओवर मतलब सभी जगह। पीपुल स्पीक इंग्लिश यानी लोग अंग्रेजी बोलते हैं ऑल ओवर। तो इसको जब हम पैसिव बनाते हैं तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, तो ऑब्जेक्ट है मेरा इंग्लिश। इंग्लिश हम ले आते हैं आगे, यानी सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव का। अब यहाँ पे देखिए स्पीक लिखा हुआ है। स्पीक यानी वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है। इस बार यस या यस नहीं यूज हुआ है। क्यों नहीं यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल का सब्जेक्ट है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यस या यस नहीं लगा सकते सिंपल प्रेजेंट में, बट ये है सिंपल प्रेजेंट। ये बदलेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब एम होती है जो इंग्लिश के साथ इज यूज होती है। और स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। अब देखिए लिखा है कि पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर। अब ने बोला जा रहा है कि इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। अब बताइए कि अंग्रेजी जो बोलने का काम है, ये अंग्रेजी बोलने का काम कौन करेगा, लोग ही करेंगे, ना कि कोई जानवर करेगा। तो इसलिए अगर हम इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में न भी लिखें तो भी चल सकता है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने का काम होगा तो वो मनुष्य के द्वारा ही होगा, अन्य किसी के द्वारा नहीं होगा। किसी जानवर के द्वारा अंग्रेजी नहीं बोला जाएगा। इसलिए ये कह सकते हो कि अज्ञात सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट के रूप में इसको नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑल ओवर। ये बन गया इस
पैसिव इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर, पैसिव सेंटेंस बन गया। विदाउट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अगर सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव में आ जाते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं होता है कि हम पैसिव में उनको ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएं। जैसे एक वर्ड हो गया पीपुल, दूसरा हो गया पुलिस, आगे हो गया समवन, somebody, no one, nobody। इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो देखिए कि अपने आप में लग रहे होंगे कि ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स में आते हैं या तो फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जो अगर एक्टिव के सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे होते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उनको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट के जगह पे रखें। जैसे देखिएगा, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, लिखा है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो इसमें ऑब्जेक्ट है मेरा द थीफ, तो द थीफ को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। अब देखिए टेंस पैसा नहीं है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म कहाँ होता है? तो सिंपल पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। जब एक्टिव वॉइस में सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो हम जब उसको पैसिव करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर लेते हैं। थिप देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या होगी, वाज या वर का यूज किया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए अरेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? अरेस्टेड ही होता है। अब देखिए कि ये काम कौन कर रहा था एक्टिव में? पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया, पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। अब यहाँ पे लिखा है द थीफ वाज अरेस्टेड, तो बताइए कि थीफ को हम अरेस्ट करेंगे कि पुलिस अरेस्ट करेगी? हालांकि पुलिस ही अरेस्ट करेगी, हम तो अरेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर हम यहाँ पे पुलिस वर्ड नहीं भी लिखते हैं तो भी हम जानते हैं कि अगर चोर को गिरफ्तार कर रहा है तो पुलिस ही गिरफ्तार कर रहा है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इधर हम ऑब्जेक्ट के रूप में उसको लिखें, तो अगर ज़रूरत हो तो लिखें, अदरवाइज अगर सेंस सही कंप्लीट हो जाता है तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये पहला अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का नियम था। एक और नियम देखिए, इसको नोट में नोट कीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। हम बताने जा रहे हैं कि अभी आप लोग देखते होंगे कि एक्टिव सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। कभी फर्स्ट यूज़ कर लेते हैं, कभी फर्स्ट में यस या ईएस भी यूज़ कर सकते हैं, कभी सेकंड भी यूज़ कर ले रहे हैं, हम थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर आईएनजी भी यानी थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं वर्ब का एक्टिव में टेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जितने सेंटेंस का मैंने एग्जाम्पल में पैसिव बनाया उन सब में अगर वर्ब फर्स्ट था एक्टिव में, या वर्ब फर्स्ट में यस या यस लगा था एक्टिव में, या वर्ब सेकंड था एक्टिव में, या वर्ब में आईएनजी लगा हो एक्टिव सेंटेंस में, या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो एक्टिव सेंटेंस में, सबको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो सिर्फ एक ही टेंस में बदलते हैं, यानी एक ही फॉर्म में बदलते हैं। वो भी कौन से फॉर्म में? वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिव के सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, बट जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम उस वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक, तो इसको मैं लिखवा देता हूं, नोट कर लीजिएगा। लिख सकते हैं इन एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस मेन वर्ब कैन बी, इन एक्टिव वॉइस मेन वर्ब कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट प्लस एस या ईएस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मीन्स आईएनजी। क्या कह रहा है कि इन एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब कैन बी, यानी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब हो सकता है इन द फॉर्म्स ऑफ, यानी रूप में ऑफ। किसके रूप में? तो फर्स्ट के रूप में हो सकता है, यस या यस के रूप में हो सकता है, सेकंड के रूप में हो सकता है, थर्ड के रूप में हो सकता है, और फिर आईएनजी के रूप में भी हो सकता है। बट इन पैसिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस में ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म, ओनली वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज्ड। लेकिन पैसिव वॉइस में
हम केवल वर्ब थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जैसे एक और एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। आई नो हिम, ये सेंटेंस लिखा आई नो हिम। आई मैं नो मतलब जानता हूँ, हिम मतलब उसे, मैं उसे जानता हूँ। ये सेंटेंस है, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो हिम जो ऑब्जेक्ट है, उस हिम को हम जब आगे ले आएंगे तो वो हो जाएगा ही। अभी देखो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई। आई जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी वर्ब में यस यस नहीं लगा है, फिर भी यस या यस नहीं लगा है। तो आई के साथ थोड़ा सा अन्याय हो गया है। कहीं कहीं पे न्याय होता है, कहीं कहीं पे अन्याय हो जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ अन्याय हो गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी अपने साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करता है। ठीक, यहाँ पे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब बदलते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं पैसिव के लिए। अब जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब 3 होती है, एक इज एम और आर होती हैं 3। अब ही के साथ हमें इन तीनों में से क्या यूज़ करना है, तो इज यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब भी उसके साथ यूज हो सकता है। अब नो का कौन सा फॉर्म चाहिए हमको, तो थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक्टिव वॉइस में वर्ब का कोई भी, मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी फॉर्म हो सकता है। लेकिन आगे लिखा है बट, लेकिन इन पैसिव वॉइस, लेकिन पैसिव में ओनली केवल वर्ब थर्ड फॉर्म इज यूज, केवल थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए नोन हो गया, नो का सेकंड थर्ड फॉर्म। इसके बाद देखिए अभी हमने बात किया था कि हम एट भी लगा सकते हैं, विथ भी लगा सकते हैं और टू भी लगा सकते हैं। तो एक वर्ब देखिए ऐसा आ गया, नो अगर कभी भी आपको वर्ब मिले तो नो के साथ हम कभी भी बाई का यूज़ नहीं करते बल्कि टू का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन बाई के प्लेस पे टू यूज़ हो गया है, आई इधर आया तो मी हो गया। ये देखिए पैसिव वॉइस बन गई। आई नो हिम को बन गया ही इज़ नोन टू मी, वो अब मेरे द्वारा जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें आपको, बहुत से बच्चे अभी जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। तो वो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहीं पे बता लेता हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्टली टेंस के वाइस पे आ जाता हूँ। एक्टिव वॉइस, सबसे पहले हमको पहचानना होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब पहचानना होता है, फिर ऑब्जेक्ट पहचानना आता है। अगर हम इनका पहचान नहीं कर पाते हैं तो फिर पैसिव बनाने में समस्या होती है। जैसे सबसे पहले एक सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है, फिर ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में और सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होते, डायरेक्टली मेन वर्ब यूज़ होते हैं। अदरवाइज बाकी सभी जगहों पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं। ये देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। आगे लिखा है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब जो सहायता करे। आगे लिखा है मेन वर्ब, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है ऐसा शब्द जिससे कार्य का होना पाया जाता हो। हिंदी बोलने में जिस शब्द के अंत में ना नी ने शब्द ना नी ने अंत होते हैं वो समझ लीजिएगा क्रिया है। जैसे आना, जाना, खाना, नहाना, पीना, सोना, लिखना, पढ़ना, बोलना, ऐसे देखिए सब के अंत में ना आ रहा है तो वो होते हैं मुख्य क्रिया। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, कर्म का मतलब होता है कर्ता द्वारा, इसका थोड़ा सा परिभाषा बड़ा है कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या फल जिस पर पड़े उसे हम कहते हैं कर्म। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या फल जिस पर पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म। अब देखिए कर्म को पहचानने में आप लोग को बहुत समस्या होता होगा। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूँ उसमें देखिएगा मैं आपको क्लियर करूँगा कि कौन क्या है। ठीक, जल्दी जल्दी नोट करिएगा। जैसे अब कर्म के बारे में थोड़ा सा बता लें, इसके बाद देखते हैं आगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, ये पहचानने का तरीका होता है।
और ऑब्जेक्ट होते हैं दो, ऑब्जेक्ट होते हैं दो, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा निर्जीव होते हैं और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो हमेशा सजीव होते हैं। इनको पहचानने के लिए नियम होता है कि क्रिया से क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आगे अभी एक एग्जांपल पे बताऊंगा मैं। इनडायरेक्ट मतलब सजीव, सजीव ऐसा वस्तु, ऐसा व्यक्ति या ऐसा वस्तु जो सजीव हो। वस्तु तो सजीव ज़्यादातर नहीं होंगे, ऐसा व्यक्ति जो सजीव का बोध कराते हो। ठीक, तो सजीव में देखिए इसमें लिखा है कि क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही डी मतलब डायरेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है कि क्रिया में किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं। एक सेंटेंस है, सी गेव हिम अ डॉग। सी गेव हिम अ डॉग। इस सेंटेंस में देखिए लिखा है सी गेव हिम अ डॉग। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद देखिए हिम आया, डॉग आया, तो कन्फ्यूज़न हो गया कि हिम ऑब्जेक्ट है कि डॉग ऑब्जेक्ट है। तो है दोनों ऑब्जेक्ट। देखिएगा कैसे, सी गेव उसने दी या वह दी थी। ठीक, सी गेव वह दी, हिम मतलब उसे, अ मतलब एक, डॉग मतलब कुत्ता, जिसे ज़्यादातर गिफ्ट में दिए जा सकते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, आप पहचानते हैं कि इसमें कौन ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट और कौन है इनडायरेक्ट, और दोनों से ही पैसिव बनाए जा सकते हैं। जैसे ये देखिए क्रिया, तो ये लिखा है क्रिया में क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही DO यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सी गेव वह दी क्या, तो आंसर मिला और डॉग मिला, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब फिर देखना, ये लिखा है क्रिया में किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो आंसर मिलता है वही IO मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सी गेव वह दी, किसे, तो हिम यानी उसे। ये देखिए उसे मिला प्रश्न करने पर, किसे लगाकर या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिला वो कौन मिला, हिम क्या है, हमारा IO है। IO यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी मिल गया। अगर क्रिया से क्या लगा के प्रश्न करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर क्रिया से किसे या किसको लगा के प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है कि सर दो ऑब्जेक्ट आगे आकर के पैसिव बनेंगे, नहीं। इनमें से किसी एक को भी आप आगे ला करके बना सकते हो, बारी बारी से इसके दो पैसिव बना सकते हो। जैसे देखना, पहले हम हिम को ले आते हैं, तो हिम को आगे ले आए तो ही हो गया। यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट कंटिन्यूअस दिखा, सिंपल पास्ट दिखा, सिंपल पास्ट गया पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग में होती है वाज या वर, और गेव की थर्ड फॉर्म होती है गिवेन। इसके बाद देखिए यहाँ पे बच गया क्या, और डॉग। तो ये डॉग को हम यहाँ भी उतार सकते हैं थिंग्स के रूप में। अगर यहाँ पे नहीं उतारते हैं तो बाई लगाकर ऑब्जेक्ट देने के बाद भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सी, तो यहाँ पे हम बाई लगा करके सी को जब इधर ले आए तो हर हो गया। एक पैसिव ऐसे बन जाती है, दूसरी पैसिव देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनी। ये पहले बनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, दूसरी बन जाएगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। और डॉग वाज गिवेन, और डॉग वाज गिवेन
आगे हिम बच गया तो हिम को जहाँ है वहीं पे छोड़ सकते हैं, आगे पीछे भी ले जा सकते हैं। इसके बाद बाई लगा करके सी को जब हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा हर। यहाँ पे हिम न लिख करके हिम को हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, और यहाँ पे हम डाग न लिख करके डाग को हम यहाँ भी लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारी वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक मेरा पर्सनल नंबर है, उसको नोट कर लें। अगर ज़्यादा समस्या होती है तो आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा 7607387062। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप लोग कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।